राजकुमारी अनन्या को महल की दीवारों के भीतर की जिंदगी हमेशा बोझिल लगती थी। हर दिन वही शाही भोज, वही कठोर नियम और वही बनावटी लोग। उसकी आत्मा कुछ और चाहती थी, मुक्ति, सच्चाई और वह दुनिया जो इन ऊंची दीवारों के बाहर थी। एक दिन राजकुमारी ने अपनी सखियों के साथ जंगल की सैर पर जाने की जिद की। राजा बालवीर ने पहले मना किया, लेकिन फिर उसकी जिद के आगे झुकते हुए एक बड़ा सैनिक दल उसके साथ भेज दिया। जंगल की गहरी हरियाली में सैर करते हुए राजकुमारी की नजर एक छोटी पहाड़ी पर चढ़ती भेड़ों के झुंड और उनके रखवाले पर पड़ी। वह चरवाहा, जिसका नाम अरव था, अपनी मधुर बांसुरी की धुनों में खोया हुआ था। राजकुमारी को यह दृश्य बेहद अलग और सुंदर लगा। उसने अपनी सखियों से कहा, देखो, ये जीवन कितना सरल और शांत लगता है। लेकिन जब सैनिकों ने चरवाहे के करीब जाने का सुझाव दिया, तो राजकुमारी ने उन्हें रोक दिया। वह हमारा अतिथि नहीं है, उसे डराने की जरूरत नहीं, उसने सख्त लहजे में कहा। वहीं दूसरी ओर चरवाहा अरब ने राजकुमारी की झलक देखी, लेकिन उसकी नजरें आदर से झुकी रहीं। वह समझ चुका था कि यह कोई साधारण युवती नहीं, बल्कि राजमहल से आई है। कुछ दिनों बाद राजकुमारी ने महल से बाहर जाने की जिद की और इस बार वह अपनी पहचान छिपाकर अकेले जंगल में गई। उसने सादे कपड़े पहन लिए ताकि कोई उसे राजकुमारी न समझ सके। वह उसी जगह गई जहां अरब अपनी भेड़ों के साथ होता था। जंगल के बीचों बीच जब अरब ने उसे देखा, तो उसने विनम्रता से पूछा, देवी, क्या आप रास्ता भटक गई हैं? राजकुमारी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, नहीं, मैं सिर्फ इन पहाड़ियों की सुंदरता देखने आई हूं। तुम यहां क्या करते हो? अरब ने सहजता से जवाब दिया, मैं अपनी भेड़ों का ध्यान रखता हूं और अपनी बांसुरी के सुरों से उन्हें शांत करता हूं। यह मेरी दुनिया है, साधारण और शांति से भरी हुई। राजकुमारी ने उसके शब्दों में सच्चाई और उसके जीवन की सरलता को महसूस किया। वह अरब से प्रभावित हुई, लेकिन उसे अपनी पहचान बताने की हिम्मत नहीं हुई। उसने खुद को एक साधारण लड़की के रूप में प्रस्तुत किया। महल में राजा बालवीर को राज्य के कोष में घटाव की खबर मिली। मंत्री ने बताया कि महल का खजाना तेजी से खाली हो रहा है। राजा परेशान हो गए और उन्होंने तुरंत एक सभा बुलाई। राजकुमारी अनन्या भी इस बैठक में शामिल हुई। राजा ने कहा, हमारे राज्य में या तो चोरी हो रही है या हमारी योजनाओं में कोई गंभीर चूक है। हमें तुरंत समाधान खोजना होगा। मंत्री ने सुझाव दिया, राजा साहब, हमें गांवों का दौरा करना चाहिए। वहां के लोगों से उनकी समस्याएं और जरूरतें जाननी होंगी। शायद इस समस्या की जड़ वहीं हो। राजकुमारी ने मौका पाकर कहा, पिताजी, मुझे भी इस दौरे पर जाने दीजिए। मैं देखना चाहती हूं कि हमारे राज्य के लोग कैसे रहते हैं। राजा बालवीर ने पहले हिचकिचाते हुए अनुमति दी, लेकिन यह तय किया कि राजकुमारी पर नजर रखने के लिए सैनिकों को भेजा जाएगा। इस दौरे पर राजकुमारी को गांवों की असली तस्वीर दिखाई दी। गरीबी, भूख और लोगों की कठिनाइयों ने उसे झकझोर दिया। वहीं उसने अरब को फिर से देखा, जो एक गांव के बच्चों को पढ़ा रहा था। उसकी सादगी और दूसरों के लिए करुणा ने उसे और अधिक प्रभावित किया। लेकिन इस बार महल के मंत्री ने भी अरब पर ध्यान दिया। मंत्री ने राजा को बताया, इस चरवाहे का प्रभाव गांव के लोगों पर गहरा है। वह उनकी बात सुनता है और उन्हें प्रेरित करता है। लेकिन क्या यह हमारे लिए खतरा बन सकता है? राजा ने गहराई से सोचते हुए कहा, अगर कोई हमारे राज्य की एकता को चुनौती दे रहा है, तो उसे रोकना होगा। हमें यह चरवाहा कौन है और उसकी मंशा क्या है जानना होगा। जंगल के उसी शांत कोने में राजकुमारी अनन्या ने अब अरब से बार बार मिलने का बहाना ढूंढ लिया। हर कुछ दिनों में वह साधारण वेशभूषा में महल से निकलती और भेड़ों के झुंड के पास जाकर बैठ जाती। शुरुआत में अरब ने उससे ज्यादा सवाल नहीं किए। वह विनम्रता से अपनी बांसुरी बजाता और कभी कभी उसके सवालों के जवाब दे देता। राजकुमारी भी धीरे धीरे उसकी सरल बातों और शांत स्वभाव से प्रभावित होने लगी। एक दिन जब राजकुमारी ने पूछा, तुम इतना खुश कैसे रहते हो? तुम्हारे पास तो कोई धन दौलत भी नहीं है। अरब मुस्कुराया और बोला, धन दौलत खुशियां नहीं देती। मेरे पास मेरी भेड़ें हैं, ये पहाड़ियां हैं और शांति है। बस यही काफी है। राजकुमारी उसकी सादगी पर मुस्कुराई और बोली, तुम्हारी बातें सुनकर मुझे लगता है कि मैं भी अपनी दुनिया से भागना चाहती हूं। वहां सब कुछ दिखावे का है। अरब ने ध्यान से उसकी बात सुनी, लेकिन वह यह समझ नहीं सका कि उसकी दुनिया कितनी अलग है। कुछ ही मुलाकातों में दोनों की बातचीत ज्यादा सहज हो गई। अरब ने उसे चरवाहों की जिंदगी के छोटे छोटे पहलुओं के बारे में बताया। उसने राजकुमारी को अपनी भेड़ों के नाम भी बताने शुरू कर दिए
और यह भी कि कैसे हर एक की आदतें अलग हैं। एक दिन उसने राजकुमारी को बांसुरी पकड़ाई और कहा, तुम भी इसे बजाने की कोशिश करो। राजकुमारी ने हंसते हुए कहा, मैं यह कभी नहीं कर पाऊंगी। कोशिश तो करो, अरब ने कहा। राजकुमारी ने बांसुरी बजाने की कोशिश की, लेकिन उससे सिर्फ एक अजीब सा सुर निकला। अरब ने हंसते हुए कहा, चलो, तुमने कोशिश तो की, बस अभ्यास की जरूरत है। महल में राजा बालवीर अब राज्य के खजाने और प्रजा की स्थिति को लेकर चिंतित थे। मंत्री ने सुझाव दिया, हमारे खजाने में जो कमी आ रही है वह या तो किसी बड़े षड्यंत्र का हिस्सा है या हमारी व्यवस्था में कोई गंभीर गड़बड़ी है। हमें इसका हल ढूंढना होगा। राजा ने पूरे राज्य के गांवों का निरीक्षण करने का आदेश दिया। इसके लिए उन्होंने विशेष अधिकारी नियुक्त किए और कहा, हमें हर गांव के आंकड़े चाहिए। अगर कोई समस्या है तो हमें तुरंत समाधान करना होगा। राजकुमारी ने यह सब सुना, लेकिन उसका ध्यान जंगल की ओर ज्यादा रहता। वह हर बार बहाना बनाकर जंगल जाने की कोशिश करती। एक दिन जब राजकुमारी जंगल पहुंची तो अरब ने उससे कहा, तुम हर बार यहां क्यों आती हो? तुम्हारी अपनी कोई दुनिया नहीं है? राजकुमारी ने जवाब दिया, मेरी दुनिया बहुत जटिल है। यहां आकर मुझे सुकून मिलता है। अरब ने धीरे से कहा, हर किसी को अपनी दुनिया का सामना करना चाहिए। भागने से सुकून नहीं मिलता। राजकुमारी उसकी बातों में खो गई। उसने सोचा कि यह साधारण चरवाहा कितनी बड़ी बड़ी बातें कर सकता है। महल में राजा ने अपनी जांच तेज कर दी। उन्होंने गुप्तचरों को भेजकर यह पता लगाने का आदेश दिया कि खजाने में कमी का असली कारण क्या है। इस बीच मंत्री ने एक और बड़ी समस्या की ओर ध्यान दिलाया। गांवों में एक नया नाम उभर रहा है, अरब नाम के चरवाहे का। लोग उसकी बातें सुनते हैं और उसकी सराहना करते हैं। हमें यह देखना होगा कि क्या वह हमारी सत्ता के लिए खतरा बन सकता है। राजा ने आदेश दिया, इस चरवाहे की हर गतिविधि पर नजर रखी जाए, लेकिन ध्यान रहे उसे यह एहसास न हो कि हम उसकी जांच कर रहे हैं। राजकुमारी और अरब की दोस्ती गहराती जा रही थी। अरब अब राजकुमारी को अपने दोस्तों के बारे में बताने लगा और उसे गांव के छोटे त्योहारों की कहानियां सुनाने लगा। लेकिन अरब अभी भी नहीं जानता था कि वह जिससे बात कर रहा है वह कोई साधारण लड़की नहीं, बल्कि पूरे राज्य की राजकुमारी है। इधर महल में राजा बालवीर की चिंता और बढ़ती जा रही थी। खजाने की कमी, गांवों में बढ़ती असंतोष की खबरें और अब इस नए चरवाहे की बातें, ये सब मिलकर किसी बड़े तूफान की आहट दे रहे थे। जंगल की ओर जाते हुए राजकुमारी अनन्या ने एक बार फिर साधारण ग्रामीण वेशभूषा धारण की। वह हल्के भूरे रंग की साड़ी पहने, सिर पर एक साधारण कपड़ा लपेटे और पैरों में सादे चप्पल पहने निकली। उसकी शाही पहचान इस साधारण वेशभूषा के नीचे पूरी तरह छिप गई थी। राजा बालवीर ने उसकी सुरक्षा के लिए सैनिकों को पीछे लगाया था, लेकिन राजकुमारी की चतुराई से साधारण ग्रामीण लड़की जैसा व्यवहार करने के कारण सैनिक उसे पहचान नहीं पा रहे थे। वह जंगल में अरब से मिलने के लिए आसानी से निकल गई। जैसे ही वह अरब के पास पहुंची, अरब भेड़ों के झुंड के साथ बैठा बांसुरी बजा रहा था। उसकी बांसुरी की धुन हमेशा की तरह मधुर और शांति देने वाली थी। राजकुमारी ने उसे देखकर मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी बांसुरी हर बार मुझे यहां खींच लाती है। अरब ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, और तुम्हारी जिज्ञासा हर बार तुम्हें यहां ले आती है। आज तुम्हारा चेहरा पहले से ज्यादा खुश लग रहा है। क्या हुआ? राजकुमारी ने मुस्कुराते हुए कहा, कुछ खास नहीं, बस मैं तुमसे कुछ नई कहानियां सुनना चाहती हूं। अरब ने उसे एक बड़ी चट्टान पर बैठने का इशारा किया और कहा, ठीक है, लेकिन पहले मुझे यह बताओ, तुम कौन हो? तुम्हारे सवाल और बातें किसी साधारण गांव की लड़की की तरह नहीं लगती। राजकुमारी ने हंसते हुए कहा, मैं बस एक जिज्ञासु लड़की हूं जो दुनिया को समझना चाहती है। और तुम कौन हो? तुम्हारे पास इतनी सादगी में भी इतनी समझदारी कहां से आई? अरब ने सरलता से जवाब दिया, जब तुम्हारे पास खोने को कुछ न हो तो तुम हर चीज को गहराई से देखना सीखते हो। जीवन मुझे सिखाता है, बस। इस दौरान राजा के सैनिक जंगल में इधर उधर गश्त लगा रहे थे। वे दूर से राजकुमारी को देख सकते थे, लेकिन साधारण वेशभूषा और उसकी बदली हुई चाल ढाल के कारण वे उसे पहचान नहीं सके। यह तो किसी गांव की साधारण लड़की लगती है, राजकुमारी नहीं हो सकती, एक सैनिक ने दूसरे से कहा। हाँ, राजकुमारी तो हमेशा शाही पोशाक में होती हैं, ये औरत तो साधारण सी दिखती है, दूसरे ने जवाब दिया। राजकुमारी ने सैनिकों को अपनी ओर देखते हुए महसूस किया, लेकिन उन्हें अनदेखा करते हुए अरब की ओर ध्यान दिया।
वह जानती थी कि उसकी वेशभूषा और साधारण व्यवहार उसकी पहचान छिपाने में मददगार होगा। अरव ने उसे अपनी भेड़ों के बारे में बताया। ये भेड़ें मेरी दुनिया हैं, हर एक की अपनी खासियत है। देखो, वह जो सफेद भेड़ है वह हमेशा झुंड से अलग चलती है, और वह काली भेड़, वह सबसे समझदार है। राजकुमारी ने भेड़ों की ओर देखते हुए कहा, तुम्हारी जिंदगी कितनी सरल और सुखद लगती है। मैं सोचती हूं कि कभी कभी मेरे पास भी ऐसा ही जीवन होता। अरब ने उसकी बात सुनकर कहा, जिंदगी कभी आसान नहीं होती, चाहे तुम राजा हो या चरवाहा। बस संतोष ही सच्ची खुशी लाता है। महल में राजा बालवीर को प्रजा से जुड़ी नई समस्याओं की खबरें मिलने लगी। गांवों में असंतोष बढ़ रहा था और खजाने की कमी अब चिंता का विषय बन गई थी। मंत्री ने राजा से कहा, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। अगर हमने जल्द समाधान नहीं निकाला तो प्रजा का भरोसा टूट सकता है। राजा ने एक बार फिर अपनी जांच बढ़ाने के आदेश दिए। उन्होंने कहा, हर गांव का निरीक्षण किया जाए और यह पता लगाया जाए कि खजाने में यह कमी कैसे आ रही है। जंगल में राजकुमारी और अरव की मुलाकातें बढ़ती जा रही थीं। उनकी दोस्ती अब और गहरी होने लगी थी, लेकिन अरव अब भी नहीं जानता था कि वह जिससे बातें कर रहा है वह कोई साधारण लड़की नहीं, बल्कि पूरे राज्य की राजकुमारी है। जंगल की मुलाकातों ने राजकुमारी अनन्या और अरव के बीच गहरी दोस्ती को जन्म दिया। हर मुलाकात में राजकुमारी अरव से नई बातें सीखती और अपनी शाही जिंदगी की समस्याओं को कुछ देर के लिए भूल जाती। अरव की सादगी, उसके जीवन के प्रति संतोष और उसकी बांसुरी की धुनों ने राजकुमारी के दिल में एक नई भावना जगा दी थी, लेकिन वह इसे अभी तक पूरी तरह समझ नहीं पाई थी। एक दिन राजकुमारी ने अरव से पूछा, अगर तुम्हें राजा बनने का मौका मिले तो तुम क्या करोगे? अरब ने बांसुरी नीचे रखते हुए कहा, राजा बनने का सपना मैंने कभी नहीं देखा, लेकिन अगर मैं राजा होता तो मैं सबसे पहले यह सुनिश्चित करता कि हर व्यक्ति को भोजन, आश्रय और शिक्षा मिले। लेकिन मुझे लगता है मैं अपनी भेड़ों और इस जंगल के बिना अधूरा रहूंगा। राजकुमारी उसकी बातों में खो गई। उसने सोचा, इतनी साधारण जिंदगी जीने वाला इंसान भी इतना गहराई से सोच सकता है। काश मैं भी इस तरह सोच पाती। अरब ने उससे पूछा, तुम्हारी दुनिया कैसी है? क्या वहां सब खुश रहते हैं? राजकुमारी ने हल्की उदासी के साथ जवाब दिया, मेरी दुनिया में सब कुछ दिखावे का है। वहां लोग एक दूसरे को जानने के बजाय उनके पद और संपत्ति को महत्व देते हैं। अरब ने मुस्कुराकर कहा, तो फिर तुम यहां क्यों आती हो? राजकुमारी ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, शायद इसलिए कि यहां मुझे सुकून मिलता है और तुम्हारे साथ बात करके मुझे ऐसा लगता है कि मैं खुद को थोड़ा और समझने लगी हूं। उनकी मुलाकातें अब ज्यादा लंबी होने लगी थीं। राजकुमारी और अरब के बीच एक अजीब सा खिंचाव महसूस होने लगा था। एक दिन जब सूरज ढल रहा था और जंगल की रोशनी सुनहरी हो गई थी, अरब ने अचानक कहा, तुम्हारी हंसी इस जंगल के हर फूल से ज्यादा खूबसूरत है। राजकुमारी थोड़ा चौंकी, लेकिन फिर मुस्कुरा दी। तुम्हारे शब्द हमेशा इतने खास क्यों लगते हैं? उसने पूछा। अरब ने जवाब दिया, शायद इसलिए कि तुम्हारे साथ बातें करना मेरी बांसुरी बजाने से भी ज्यादा सुकून देने वाला है। उनकी आंखें मिली और दोनों के बीच एक अनकही भावना ने जन्म लिया। महल में राजा बालवीर को गुप्तचरों से खबर मिली कि जंगल के पास एक साधारण ग्रामीण लड़की अक्सर जाती है, लेकिन यह लड़की कौन है यह अभी तक पता नहीं चल पाया। मंत्री ने राजा से कहा, हो सकता है कि यह कोई साधारण बात न हो, हमें इसे गंभीरता से लेना चाहिए। एक शाम जब राजकुमारी अरब के पास पहुंची तो उसने देखा कि अरब किसी गहरी सोच में है। उसने पूछा, क्या हुआ? तुम इतने चुप क्यों हो? अरब ने कहा, मैं सोच रहा हूं कि अगर मैं तुमसे कभी न मिल पाऊं तो क्या होगा। राजकुमारी चौंकी। ऐसा क्यों सोच रहे हो? उसने पूछा। अरब ने धीरे से कहा, क्योंकि मुझे लगता है मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूं। तुम्हारे बिना यह जंगल खाली लगने लगा है। राजकुमारी ने उसकी आंखों में देखा। उसकी सादगी और सच्चाई ने उसे गहराई तक छू लिया। उसने पहली बार अपने दिल की बात कही, अरब, मुझे भी ऐसा ही लगता है, लेकिन मेरी जिंदगी बहुत जटिल है। मैं तुम्हें यह सब अभी नहीं समझा सकती। अरब ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी सच्चाई मेरे लिए काफी है, मैं इंतजार कर सकता हूं। राजकुमारी और अरब का प्यार अब गहराने लगा था, लेकिन राजकुमारी की पहचान अभी भी छिपी थी। राजा के गुप्तचर उनकी हरकतों पर नजर रखने लगे थे। जंगल की सुनहरी शाम में राजकुमारी अनन्या और अरब एक चट्टान के पास बैठे थे।
आसमान नारंगी रंग से रंगा हुआ था और अरब की बांसुरी की धुन चारों ओर गूंज रही थी। राजकुमारी की आंखें दूर पहाड़ियों पर टिकी थीं, लेकिन उसका ध्यान अरब पर था। उसने कुछ देर चुप रहने के बाद कहा, अरब, तुम्हारे साथ रहकर मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपनी असली पहचान खोज रही हूं। मैं नहीं जानती ये कैसा एहसास है, लेकिन यह मुझे बार बार तुम्हारे पास खींच लाता है। अरब ने बांसुरी नीचे रख दी और उसकी ओर देखते हुए कहा, मैं भी कुछ दिनों से यही महसूस कर रहा हूं। तुम्हारी मौजूदगी ने मेरी साधारण दुनिया में रंग भर दिए हैं। मैं तुम्हारे बिना अब इस जंगल की कल्पना नहीं कर सकता। दोनों की आंखें मिली और उनके बीच का मौन सब कुछ कह गया। क्या यह प्यार है, अरब? राजकुमारी ने धीरे से पूछा। शायद, अरब ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर प्यार वही है जिसमें तुम्हारे बिना जीने का ख्याल भी मुश्किल लगे। राजकुमारी ने उसकी बात सुनकर अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाया। अरब ने उसका हाथ थाम लिया। यह उनका प्रेम का पहला स्वीकार था, जो शब्दों से ज्यादा उनकी आंखों और भावनाओं में झलक रहा था। इधर राजा बालवीर ने राज्य के ग्रामीण इलाकों में खजाने की कमी को पूरा करने के लिए नए कर लगाने का आदेश दे दिया। मंत्री ने सुझाव दिया, ग्रामीण पहले ही परेशान हैं। अगर हमने ज्यादा कर वसूली की तो विद्रोह की संभावना बढ़ सकती है। लेकिन राजा ने गुस्से में कहा, अगर प्रजा विद्रोह करती है तो हमारी सेना उसे कुचल देगी। राज्य का खजाना खाली हो रहा है और इसे भरने के लिए हर संभव कदम उठाया जाएगा। ग्रामीणों पर सख्ती बढ़ा दी गई। कर वसूली के नाम पर सैनिक गांवों में जबरदस्ती घुसकर अनाज, मवेशी और धन ले जाने लगे। गरीब किसान, जो पहले ही सूखे और कठिनाइयों से जूझ रहे थे, अब इस नए अत्याचार से और टूटने लगे। अरब जब राजकुमारी से मिलकर अपने गांव लौटा तो उसने देखा कि सैनिक गांव में लूटपाट मचा रहे थे। एक बूढ़ा किसान, जिसकी एकमात्र भैंस सैनिक छीन कर ले जा रहे थे, चीख रहा था, यह मेरी जिंदगी है, इसे मत ले जाओ। अरब ने आगे बढ़कर सैनिकों से कहा, आप यह अन्याय क्यों कर रहे हैं? क्या राजा को यह सब पता है? सैनिकों ने अरब को धक्का देते हुए कहा, राजा के आदेश का पालन करना हमारा कर्तव्य है। अगर ज्यादा बोलोगे तो तुम्हें भी सजा मिलेगी। अरब ने अपनी आंखों में आक्रोश लिए देखा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसने सोचा, अगर ऐसा ही चलता रहा तो यह अन्याय बहुत दूर तक जाएगा। अगली मुलाकात में अरब ने राजकुमारी से गांव में हो रहे अत्याचार की बात की। राजा के सैनिक गरीबों से सब कुछ छीन रहे हैं, यह कब तक चलेगा? उसने पूछा। राजकुमारी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मुझे यह सब सुनकर दुख हो रहा है, लेकिन राजा को क्या पता नहीं होगा कि उसकी प्रजा कितनी तकलीफ में है। अरब ने गंभीर स्वर में कहा, अगर राजा को पता है और फिर भी वह कुछ नहीं कर रहा तो वह राजा कहलाने लायक नहीं है। एक सच्चा राजा अपनी प्रजा का ख्याल रखता है, न कि उन पर अत्याचार करता है। राजकुमारी का दिल भारी हो गया। वह जानती थी कि राजा बालवीर उसके पिता हैं, और यह सब सुनकर उसे अपने रिश्ते और कर्तव्य के बीच की खाई साफ दिखने लगी। अरब ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, अनन्या, तुम कौन हो यह मेरे लिए मायने नहीं रखता, लेकिन मैं जानता हूं कि तुम्हारे पास एक शक्ति है। तुमसे उम्मीद है कि तुम इस अन्याय के खिलाफ कुछ करोगी। राजकुमारी ने अपना सिर झुकाकर कहा, अरब, मैं कुछ कर सकती हूं, लेकिन मेरे सच को जानने के बाद भी क्या तुम मुझे वैसे ही देख पाओगे? अरब ने उसके चेहरे को छूते हुए कहा, तुम्हारी सच्चाई कुछ भी हो, लेकिन मेरे लिए तुम वही रहोगी जिसने मेरे जीवन को बदल दिया। जंगल की एक शांत शाम में राजकुमारी, अनन्या और अरब अपनी सामान्य जगह पर बैठे थे। सूरज ढल चुका था और हल्की चांदनी चारों ओर फैल गई थी। दोनों ने अपने दिल की बात साझा की थी और अब उनके बीच केवल सच्चे प्यार का एहसास था। लेकिन उनकी इस गहरी बातचीत को छिपकर देख रहा था राजा का एक गुप्तचर। उसने तुरंत महल लौटकर राजा बालवीर को यह खबर दी। महल में गुप्तचर ने राजा से कहा, महाराज, आपकी बेटी राजकुमारी अनन्या जंगल में एक साधारण चरवाहे के साथ समय बिता रही हैं। वह अपने राजसी वेशभूषा में नहीं, बल्कि ग्रामीण वेशभूषा में जाती है। वह चरवाहा अरब नाम का एक युवक है। राजा बालवीर गुस्से से लाल हो गए। एक साधारण चरवाहा, मेरी बेटी, ये कैसे हो सकता है? उन्होंने तुरंत अपने सैनिकों को आदेश दिया, उस चरवाहे को पकड़कर मेरे सामने लाओ और राजकुमारी को महल के अपने कक्ष में बंद कर दो। वह अब कहीं नहीं जाएगी। अगले दिन जब अरब अपने गांव में भेड़ों के साथ था, राजा के सैनिक वहां पहुंचे। उन्होंने अरब को बिना कुछ बताए पकड़ लिया। मुझे क्यों ले जा रहे हो? अरब ने चिल्लाते हुए पूछा। सैनिकों ने कहा,
राजा के आदेश का पालन करो, तुम्हें काल कोठरी में डालने का हुक्म हुआ है। गांव वाले यह सब देखकर डर गए। अरब की मां ने रोते हुए सैनिकों से कहा, मेरा बेटा निर्दोष है, उसे मत ले जाओ। लेकिन सैनिकों ने किसी की एक न सुनी और अरब को खींचते हुए महल ले गए। महल में राजा बालवीर ने अरब को देखते ही कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी के करीब जाने की? तुम्हारी औकात क्या है? अरब ने राजा की आंखों में देखकर कहा, प्यार में औकात नहीं देखी जाती महाराज। मैंने कभी राजकुमारी को उनकी पहचान के कारण नहीं चाहा। मैंने उन्हें उनकी सादगी और इंसानियत के लिए चाहा। राजा का गुस्सा और बढ़ गया। उन्होंने सैनिकों से कहा, इसे काल कोठरी में डाल दो और इसे इतना सड़ा दो कि इसे अपने कर्मों का पछतावा हो। उधर राजकुमारी अनन्या को जब पता चला कि अरब को पकड़ लिया गया है, तो उसने अपने कमरे से निकलने की कोशिश की, लेकिन द्वार पर खड़े सैनिकों ने उसे रोक दिया। आपके पिता ने आदेश दिया है कि आप अपने कक्ष से बाहर नहीं जा सकती, सैनिकों ने कहा। राजकुमारी ने गुस्से में कहा, यह अन्याय है, मुझे बाहर जाने दो। लेकिन उसकी आवाज महल की दीवारों में कैद होकर रह गई। गांव में राजा के सैनिकों ने अरब के परिवार पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। यह चरवाहा राजा के खिलाफ जाने की हिम्मत करता है, इसका परिवार भी इस अपराध का खामियाजा भोगेगा, सैनिकों ने कहा। अरब के घर का सारा अनाज जब्त कर लिया गया। उसकी मां को घर से बाहर निकाल दिया गया। उनके जानवर छीन लिए गए। गांव वाले डर के कारण कुछ नहीं कर पा रहे थे, लेकिन उनके भीतर धीरे धीरे विद्रोह की भावना जन्म ले रही थी। अपने कक्ष में बंद राजकुमारी ने रोते हुए सोचा, अरब निर्दोष है, उसका अपराध सिर्फ इतना है कि उसने मुझसे प्यार किया। मुझे कुछ करना होगा, मैं उसे ऐसे नहीं छोड़ सकती। उसने अपनी दासी से कहा, मेरे पिता के खिलाफ जाना खतरनाक हो सकता है, लेकिन मैं अपने प्यार और अपने वचन को नहीं तोड़ सकती। क्या तुम मेरी मदद करोगी? दासी ने सहमते हुए कहा, मैं आपकी जान जोखिम में नहीं डाल सकती, लेकिन अगर आप कहें तो मैं आपकी चिट्ठी अरब तक पहुंचा सकती हूं। महल के गलियारों में सन्नाटा था, लेकिन इस सन्नाटे के पीछे एक बड़ी खबर धीरे धीरे पूरे राज्य में फैल रही थी। राजकुमारी अनन्या गर्भवती थी। यह खबर सबसे पहले महल के एक गुप्तचर को पता चली, जिसने इसे राजा बालवीर तक पहुंचाया। जब राजा बालवीर को यह खबर मिली तो उनका गुस्सा आसमान छूने लगा। यह असंभव है, उन्होंने गरजते हुए कहा। मेरी बेटी ने हमारे परिवार के सम्मान को दागदार कर दिया, और वह भी एक साधारण चरवाहे के साथ। मंत्री और दरबारी भी स्तब्ध रह गए। राजा ने तुरंत राजकुमारी को अपने दरबार में बुलाया। राजकुमारी अनन्या को सैनिकों ने उसके कक्ष से बाहर लाकर दरबार में खड़ा किया। वह बेहद शांत थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी दृढ़ता थी। क्या यह सच है? राजा ने गुस्से से पूछा। राजकुमारी ने राजा की आंखों में देखते हुए कहा, हाँ, यह सच है और मैं इसके लिए शर्मिंदा नहीं हूं। राजा ने गुस्से में अपना मुकुट फेंकते हुए कहा, तुमने हमारे परिवार का नाम मिट्टी में मिला दिया है। तुम्हें उस चरवाहे से प्यार करने की सजा तो दी जाएगी, लेकिन अब यह मामला और बड़ा हो गया है। तुमने हमारे राजघराने के खून को अपमानित किया है। महल के नौकर चाकर और गुप्तचर इस खबर को लेकर फुसफुसा रहे थे। धीरे धीरे यह बात महल से बाहर निकलकर पूरे राज्य में फैल गई। गांव और शहर में हर तरफ यही चर्चा थी। राजकुमारी अनन्या गर्भवती हैं और पिता कोई साधारण चरवाहा है। कुछ लोगों ने इसे प्रेम की मिसाल माना, जबकि अन्य इसे राजघराने का अपमान समझ रहे थे। ग्रामीणों में अरब की साहसिक छवि उभरने लगी। लोग कहने लगे, उसने राजा के खिलाफ जाकर भी राजकुमारी का दिल जीता। लेकिन राज्य के अभिजात वर्ग और दरबारियों में इस खबर से हड़कंप मच गया। राजा ने गुस्से में आदेश दिया, अरब के परिवार को और सताओ, उसके घर की जमीन छीन लो और गांव को सबक सिखाओ। कोई भी मेरे खिलाफ बोलने की हिम्मत न करे। सैनिक अरब के गांव में गए और उसकी मां को घर से निकाल दिया। ग्रामीणों को धमकाया गया कि अगर उन्होंने अरब की मदद की तो उन्हें भी सजा दी जाएगी। राजकुमारी अनन्या ने अपने पिता से कहा, आप जितना भी क्रोध करें, मैं अपने प्यार से पीछे नहीं हटूंगी। यह बच्चा मेरे और अरब के प्यार का प्रतीक है। मैं इसे हर हाल में जन्म दूंगी। राजा बालवीर ने उसकी बात सुनकर और भी क्रोधित होते हुए कहा, मैं इसे सहन नहीं कर सकता। तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को इस महल में कोई जगह नहीं है। लेकिन राजकुमारी ने शांत स्वर में कहा, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। यह मेरा भी घर है और इस बच्चे को आप चाहें या ना चाहें, यह मेरे जीवन का हिस्सा रहेगा। काल कोठरी में बंद अरब को इस खबर का पता तब चला जब एक गुप्त रूप से मिलने आए ग्रामीण ने उसे बताया।
अरव, राजकुमारी गर्भवती है। यह खबर पूरे राज्य में फैल गई है। अरव के चेहरे पर आश्चर्य और चिंता दोनों साफ झलक रहे थे। उसने सोचा, यह खबर राजकुमारी को कितनी मुश्किलों में डाल देगी। मुझे कुछ करना होगा। राजा बालवीर अपनी राजगद्दी पर चिंतित और क्रोधित बैठे थे। उनकी बेटी का प्रेम और उसके गर्भ की खबर ने उन्हें अपार अपमान का अनुभव कराया था। उनकी छवि और राजगद्दी पर संकट मंडरा रहा था। इसी तनावपूर्ण माहौल में एक साधु महल के द्वार पर आए। साधु की वेशभूषा भव्य थी और उनकी उपस्थिति में एक गहरी शांति और आभा थी। सैनिक उन्हें पहचानते थे क्योंकि वह राजा बालवीर के पुराने गुरुओं में से एक थे। सैनिकों ने तुरंत राजा को सूचित किया। साधु को देखकर राजा बालवीर तुरंत उठ खड़े हुए। गुरुदेव, आपके चरणों में प्रणाम। इतने वर्षों बाद आपके दर्शन हुए। कृपया बताइए, आज यहां आने का कारण क्या है? राजा ने विनम्रता से कहा। साधु ने राजा को आशीर्वाद देते हुए कहा, राजा बालवीर, मुझे तुम्हारी चिंता का समाचार मिला है। मैं जानता हूं कि तुम अपनी बेटी और उसकी परिस्थितियों को लेकर परेशान हो, इसलिए मैं यहां आया हूं। राजा ने अपनी कुंठा और गुस्से को व्यक्त करते हुए कहा, गुरुदेव, मेरी बेटी ने हमारे परिवार के सम्मान को मिट्टी में मिला दिया है। वह एक साधारण चरवाहे से प्रेम करती है और अब वह गर्भवती है। मैं इसे कैसे सहन कर सकता हूं? साधु ने राजा की बात सुनकर शांत स्वर में कहा, बालवीर, हर पिता का हृदय अपनी बेटी के प्रति कठोर हो सकता है, लेकिन एक राजा को अपनी प्रजा और न्याय का भी ख्याल रखना चाहिए। राजा ने हैरानी से कहा, गुरुदेव, आप ये क्या कह रहे हैं? क्या आप चाहते हैं कि मैं उनकी शादी की अनुमति दूं? ये राजघराने की प्रतिष्ठा के खिलाफ है। साधु मुस्कुराए और बोले, राजा, प्रेम ऐसा भाव है जो जाति, वर्ग और सीमा नहीं देखता। अगर उनका प्रेम सच्चा है तो उसे समाप्त करने की कोशिश तुम्हारे राज्य और तुम्हारे परिवार दोनों के लिए विनाशकारी हो सकती है। राजा ने थोड़ा चिढ़ते हुए कहा, गुरुदेव, आप मुझसे यह कैसे कह सकते हैं? वह केवल एक साधारण चरवाहा है। साधु ने राजा को याद दिलाया, बालवीर, क्या तुम भूल गए कि जब तुम्हारा राज्य दुश्मनों से घिरा हुआ था, तब इसी साधारण प्रजा ने अपनी जान की बाजी लगाकर तुम्हारा साथ दिया था? यही ग्रामीण तुम्हारे राज्य की रीढ़ हैं। और क्या तुम यह नहीं मानते कि सच्चा प्रेम दुर्लभ और अनमोल है? साधु ने आगे कहा, राजकुमारी अनन्या और अरव का प्रेम केवल एक साधारण प्रेम कहानी नहीं है। यह प्रेम एक गहरी परीक्षा है जिसमें दोनों ने समाज, वर्ग और डर के बंधनों को तोड़ने की हिम्मत दिखाई है। अगर तुम इस प्रेम को स्वीकार करोगे तो तुम्हारे राज्य में न्याय और समानता का संदेश जाएगा, लेकिन अगर तुम इसे नष्ट करने की कोशिश करोगे तो विद्रोह और अपमान से बचना असंभव होगा। राजा बालवीर के चेहरे पर उलझन साफ दिख रही थी। उन्होंने धीरे से कहा, लेकिन गुरुदेव, मैं अपनी प्रतिष्ठा और परंपराओं को कैसे नजरअंदाज कर सकता हूं? साधु ने गंभीरता से कहा, बालवीर, सच्ची प्रतिष्ठा न्याय और करुणा से बनती है, न कि क्रोध और अहंकार से। तुमने हमेशा मेरी बात मानी है। आज मैं तुमसे विनती करता हूं, अपने हृदय को खोलो और अपनी बेटी की खुशी के लिए यह निर्णय लो। राजा बालवीर साधु की बातों से प्रभावित हो गए। उन्होंने अपनी बेटी और अरव की शादी कराने का निर्णय लिया, लेकिन इसके लिए कुछ शर्तें रखी। राजा ने राजकुमारी के कक्ष में जाकर कहा, अनन्या, तुम्हारा प्रेम सच्चा है और मैं इसे स्वीकार करता हूं। मैं तुम्हारी और अरव की शादी कराने के लिए तैयार हूं, लेकिन अरव को अपनी योग्यता साबित करनी होगी। राजकुमारी की आंखों में खुशी के आंसू भर आए। उसने कहा, पिताजी, आपका यह निर्णय मेरे लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद है। मैं वादा करती हूं कि अरव हर परीक्षा में खरा उतरेगा।